नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक हिंदू से इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल हायर एजुकेशन से संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल और तीसरे नंबर पर बिजनेस स्टैंडर्ड का एग्रीकल्चर से संबंधित आर्टिकल। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक एग्जाम्पल अच्छा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एथिक्स में यूज़ करने के लिए। मुंडका में दिल्ली में आग लग गई थी। देखो 27 लोगों की डेथ हो गई, दुखद। अगर आपने ना मुंडका फायर हादसे की तस्वीरें देखी हों तो एक क्रेन लोगों की जान बचा रही थी और देखो क्रेन के जो ड्राइवर है ना हीरो साबित हुए, उन्होंने 50 जिंदगियों को बचाया। जो हमारे गवर्नमेंट पर्सनल हैं काफ़ी लेट से पहुंचे। मीनवाइल क्रेन के ड्राइवर वहां से गुजर रहे थे, नज़दीक ही थे, उन्होंने देखा बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो बिल्डिंग के नज़दीक गए, क्रेन ने शीशे तोड़े और जहां तक क्रेन की लिमिट थी वहां तक वो क्रेन को ऊपर लेके गए, लोग उसके ऊपर बैठे, ऐसे करके ना काफ़ी बार उन्होंने किया। दो चार लोगों को नीचे उतारा तो ऑलमोस्ट 50 लोगों की जिंदगियां क्रेन ड्राइवर ने बचा ली। तो इनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, हम शेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल साउथ एशिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है, हर ट्यूसडे को लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए। देखो जब से साउथ एशिया के रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है ना, तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है चाइना कितना भी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर ले, लेकिन ज्योग्राफी जो है साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज को, जैसे श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ज्योग्राफी इन देशों को इंडिया के साथ जोड़ती है। ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसलिए पड़ोसी देशों के साथ आज नहीं तो कल पड़ोसी देश जो है वो इंडिया के करीब आ ही जाएंगे। तो राइटर के अनुसार पिछले कुछ महीनों में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे सबसे पहले बात की जाती है श्रीलंका की। श्रीलंका में हालात खराब हैं और आप भी इससे वाकिफ हो। वहाँ पे जो जरूरी यूज़ की वस्तुएं हैं ना, जैसे तेल, फूड ग्रेन्स, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो इन मुश्किल भरे हालातों में इंडिया ने श्रीलंका की मदद की है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड की है, इसके अलावा फूड एड भी प्रोवाइड की है। इवन तमिलनाडु ने भी श्रीलंका को फूड एड प्रोवाइड की है। और श्रीलंका के लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री राजापक्से के अगेंस्ट। तो बीच में एक अफवाह भी उड़ी, क्योंकि वहां पर लोगों ने काफी सारे घर जला दिए थे ना, तो एक अफवाह उड़ी कि राजापक्से शायद भागकर इंडिया में आ सकते हैं या फिर आ गए हैं। लेकिन तुरंत की तुरंत इंडिया के हाई कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि यह सब अफवाह है, फिलहाल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बाद में तो श्रीलंका की सरकार ने महिंदा राजापक्से का जो नाम है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, यानी वो अब श्रीलंका से बाहर नहीं आ सकते फिलहाल के लिए, तो वो इंडिया में नहीं आएंगे, एक बात साफ है। वैसे देखो साउथ एशिया के विभिन्न देशों के लिए ना पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं, खास करके उनके लिए, प्रिजनर तो नहीं कहेंगे, मतलब पॉलिटिकल एक्साइल्स बोल सकते हैं, जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। जैसे दलाई लामा, इनको कभी कैद नहीं किया गया था। पॉलिटिकल एक्साइल्स मतलब जिन्होंने वहां पर पॉलिटिकल विरोध किया और अपनी सिक्योरिटी के लिए भागकर इंडिया में आ गए। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे दलाई लामा है, तिब्बत से आए, प्रचंड हैं, ये नेपाल से आए, और भारत ने इन लीडर्स का स्वागत भी किया। लेकिन देखो कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। जैसे श्रीलंका में सिविल वार के समय बहुत से तमिल भागकर इंडिया में आ गए थे और 1980s में इंडिया पर आरोप लगा, इंडिया ने उनको ट्रेनिंग दी। इस वजह से श्रीलंका में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है सिन्हालीज, वो नाराज हो गए थे इंडिया से। तो श्रीलंका में इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी बेकार सेंटिमेंट्स देखने को मिले। मतलब जो सिन्हालीज लोग हैं वो एक प्रकार से नफरत करने लगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने कुछ तमिलियंस को सपोर्ट किया था, ट्रेनिंग दी थी श्रीलंका की आर्मी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। खैर वो एक लंबी स्टोरी है। बात यह है ज्योग्राफी जो है अब श्रीलंका को इंडिया के करीब ला रही है। इंडिया श्रीलंका की मदद भी कर रहा है और श्रीलंका के लोग इसे काफ़ी अच्छी सेंस में ले रहे हैं। अब इसके बाद नेपाल की बात कीजिए। ये तो श्रीलंका का जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल है। ज्योग्राफी के लोग, ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन टर्म से वाकिफ होंगे, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स एक बार देख लीजिए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब है, देखो ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जो बाउंड्रीज, डिविजन्स
और स्टेट की पोसेशन से, इन सब चीज़ों से डील करती है। कल्चरल ज्योग्राफी ये ह्यूमन बींग्स की लोकेशंस के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी करती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी लोग कैसे अपना जीवन याचिका चलाते हैं, कैसे अपनी इनकम कमाते हैं, और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो श्रीलंका का जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, ये आप बोलिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल है। अब आप कल्चरल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देखिए। नेपाल, कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो लुम्बिनी के इशू को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन चूंकि देखो काफी समय से ये बात चल रही थी कि नेपाल में भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, इंडिया में भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि 500 मिलियन लोग जो बुद्धिज्म को मानते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कम से कम आ सकें इंडिया में भी और नेपाल में इन बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करने के लिए। तो जो बातें कल डिस्कस कर ली हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। कल्चरल ज्योग्राफी का एग्जाम्पल है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल फिर से करीब आए भारत की लुम्बिनी यात्रा के बाद। मतलब देखिए कैसे कल्चरल ज्योग्राफी इंडिया और नेपाल को आपस में जोड़ रही है, मजबूर कर रही है करीब आने के लिए, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके बाद आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देखिए, जो कि देखो इतना अच्छा नहीं है। वैसे एग्जाम्पल क्यों अच्छा नहीं है? चाइना ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मान ही नहीं रहा है। चाइना को भी पता है कि इंडिया के साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, अगर ट्रेड होता है इंडिया के साथ, तो इससे हमको फायदा होगा। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे ना, तो स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था। उस समय उन्होंने जोश जोश में एक बात बोल दी कि जब तक इंडिया स्पेशल स्टेटस को फिर से रिस्टोर नहीं करेगा, हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रिन्यू करेंगे, किसी प्रकार के रिलेशन नहीं रखेंगे। लेकिन देखो बोलते हैं ना नॉर्मल लाइफ में भी कि जोश जोश में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने ना, पाकिस्तान वालों ने वही कर दिया, अपना नुकसान कर रहे हैं अब ये। एक बार क्या हुआ, इमरान खान ने इंडिया के साथ कॉटन ट्रेड के लिए हाँ भर दी थी, लेकिन उनका विरोध होना स्टार्ट हुआ कि भैया आपने तो बोला था जब तक स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में हम ट्रेड रिलेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आप कैसे कर सकते हो। तो विरोध के चलते लास्ट मोमेंट पे इमरान खान ने उस डिसीजन को रद्द कर दिया था इंडिया के साथ कॉटन ट्रेड का। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने भी ना इंडिया में हाई कमीशन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में ट्रेड ऑफिसर की नियुक्ति की। काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने क्लेरिफाई करना पड़ा कि देखो ट्रेड ऑफिसर को अपॉइंट करना ये एक रूटीन मैटर है, अभी हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को फिर से रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ना अपने विवेक से नहीं सोच रहा है। इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रिन्यू होते हैं तो काफ़ी फायदा होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन आर्ग्यूमेंट्स को मानने के बजाय जो इमोशनल चीज़ें हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब तो देखो भारत की सरकार को भी बहुत कम यकीन है कि पाकिस्तान कुछ प्रयास करेगा इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है ना, वो कई सारे पार्टीज की सरकार है, और जैसा ही वो इंडिया के साथ रिलेशन से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान जो अभी विपक्ष में आ चुके हैं वो विरोध करना स्टार्ट कर देंगे कि देखो आप इंडिया के साथ कैसे रिलेशन से इंप्रूव कर रहे हो, वो सब चीजें। आखिर में देखो राइटर बोलते यही हैं, अगर साउथ एशिया एज ए रीजन अच्छे से इंटीग्रेट होता है ना, तो इससे किसी एक देश को फायदा नहीं होगा बल्कि पूरे रीजन को फायदा होगा। तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी बदलना ही पड़ेगा। वो टाइम कब आएगा ये देखने वाली बात होगी, और क्या वो टाइम लाने में इंडिया कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकता है, या फिर इंडिया सिर्फ इंतजार ही कर सकता है कि पाकिस्तान अपने आप से सुधर जाए और इंडिया से रिलेशंस अच्छे करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेक्निकल हायर एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल में शुरुआत में थोड़े आंकड़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। शुरुआत में बोला जाता है 1961 से लेकर 1991 के बीच जो टेक्निकल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है ना, वो 5 गुना बढ़ गए। पहले हुआ करते थे 53, लेकिन 1991 आते आते संख्या हो गई 277। और इन्हीं 30 सालों में यानी 61 से लेकर 91 के बीच जो इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का,
वो 6 गुना बढ़ गया। पहले इनरोलमेंट हुआ करता था 61 से पहले 0.37 लैक्स यानी 37,000, और उसके बाद बढ़ के हो गया 1991 आते आते 2.16 लाख, 2,16,000। और देखो ज्यादातर ये जो ग्रोथ था ना टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो गवर्नमेंट सेक्टर में था, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस ज्यादा खुले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब आप आइए 91 से लेके 2020 के बीच में, इन 30 सालों में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पता है कितना गुना बढ़ गए? 40 गुना बढ़ गए। और इनटेक कैपेसिटी यानी सीट्स कितनी बढ़ गई? 15 टाइम्स बढ़ गई। और ज्यादातर जो ये इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए ना, ये प्राइवेट सेक्टर में ओपन हुए, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं ना, जैसे जेई का या फिर दूसरे कोई टेक्निकल एग्जाम्स हैं हायर एजुकेशन के लिए, उससे पता लगता है सप्लाई तो कैंडिडेट्स की सिर्फ 20 लाख हैं, सीट 30 लाख हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सीट हैं। पिछले कुछ सालों में सीट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। हालांकि बाद में राइटर ये भी बोलते हैं पिछले 3-4 सालों में मार्केट का करेक्शन भी काफी अच्छा हुआ है, मतलब बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए हैं क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहे थे। सिचुएशन ये आ गई थी कि सीट्स अवेलेबल हैं 30 लाख और बच्चे हैं सिर्फ 20 लाख। कुछ लोगों ने सोचा कि सप्लाई के हिसाब से डिमांड अपने आप आ जाएगी, यानी कॉलेज ओपन कर लेते हैं बच्चे अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हुई नहीं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। देखो आमतौर पे होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बात ये बोली जाती है कि हमारे देश में ना कॉलेजेस में स्टूडेंट टू टीचर रेशो काफी पुअर है एज कंपेरिजन टू डेवलप कंट्रीज। लेकिन जब एडमिशन कम होना स्टार्ट हो गए ना इन टेक्निकल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, तो स्टूडेंट टू टीचर रेशो अपने आप कम हो गया, मतलब इंप्रूव हो गया, जरूरत से ज्यादा इंप्रूव हो गया। 2020-21 में स्टूडेंट टू टीचर रेशो कितना हो गया? 3 आ गया, और 2012-13 में था ये 5.5। अब देखो कायदे से आपको लगा होगा कि ये अच्छी चीज है, तो मतलब कम स्टूडेंट्स के प्रति ज्यादा टीचर हैं तो ये तो अच्छी चीज हुई ना, वो कम स्टूडेंट्स अच्छे से टीचर से पढ़ सकेंगे। लेकिन नहीं, देखो ये थोड़ा ना उल्टा है, आप समझिए। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में इतने कम बच्चों का एडमिशन होगा, स्टूडेंट टू टीचर रेशो इतना कम होगा, तो उनको रेवेन्यू नहीं मिला ना, मतलब कम एडमिशन हुए, उनको पैसा कम मिला, तो कम पैसा मिला तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च करेंगे, वो सिर्फ नाम का पढ़ाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा लैब्स पर वो कम खर्च करेंगे, तो क्वालिटी मतलब और ज्यादा पुअर होती गई। अब आप मार्केट के रूल के हिसाब से एक और चीज कंसीडर कीजिए। जब देखो मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम होती है तो मार्केट रूल ये कहता है स्टेक होल्डर्स, जैसे इस केस में है प्राइवेट कॉलेजेस, या तो ये क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें कि हमारे कॉलेज में आओ, अच्छी सिचुएशन है, या फिर ये अपनी सीट्स को घटाएंगे या फीस को कम करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। लेकिन नहीं, इन्होंने ना AICTE को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपको ना हंसी आएगी सुन के कि अभी जो साइंस और मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है ना +1 +2 में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, आप इस रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर लीजिए। यानी अगर किसी ने 11वीं और 12वीं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी की है ना, उनको भी बीटेक में एडमिशन दे दिया जाए। और AICTE ने शुरू में तो ये डिमांड मान भी ली, लेकिन बाद में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, तो AICTE ने अपना जो डिसीजन था वो पलट दिया और कहा कि नहीं भैया, 11वीं और 12वीं में तो साइंस सब्जेक्ट्स का होना अनिवार्य है टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके बाद AICTE का तो आपको पता है ना, जो टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। फिर एक शिकायत ये है कि देखो जिन कॉलेजेस की डिमांड है ना, जैसे आपको पता है टेक्निकल एजुकेशन में IIT है, NIT है, इन सब की डिमांड है, और कुछ कॉलेजेस जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इनकी तो डिमांड है, इनकी सीट्स के लिए तो मारामारी रहती है। लेकिन इन कॉलेजेस में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? 40,000। और मान लीजिए इतने ही कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी अच्छे हैं। मतलब कहने का ये है, अगर कुछ कॉलेजेस सरकारी अच्छे हैं जिनमें 40,000 सीट्स हैं, तो कुछ प्राइवेट भी कॉलेज अच्छे हैं जिनकी सीट्स के लिए मारामारी होती है और उनकी सीट्स भी 40,000 हैं। अब देखो ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना,
ये अपनी फीस ज्यादा रखते हैं, लेकिन एक डिमांड ये निकल के आई कि कॉलेजेस की जो फीस है ना उस पर कैप लगाया जाए। अब जो ये प्राइवेट कॉलेज हैं ये तो देखो कहते हैं कि भैया फीस पर कैप क्यों लगा रहे हो आप, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की, आप अगर फीस पर कैप लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे तो फिर हमको इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। देखो आपने ना एक इफेक्ट के बारे में सुना होगा, मतलब सुना तो इसके बारे में जरूर है, लेकिन इसका नाम भी है वेबलन इफेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ना ये लगता है जो कोचिंग महंगी है ना वो अच्छी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये, मतलब फीस कम है तो इसका मतलब ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। ये है वेबलन इफेक्ट। ये सिर्फ कोचिंग के मामले में नहीं और बहुत सारी चीजों में होता है। जैसे हमें लगता है कि हम वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, हमें लगता है कि ये मोबाइल फोन महंगा है तो इसका मतलब अच्छा होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। उसी प्रकार से कुछ जो प्राइवेट टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस है ना, जानबूझ के फीस ज्यादा रखते हैं ताकि अपना ब्रांड बना सकें, लोगों को लगे कि ये महंगी फीस वाला कॉलेज है, कुछ तो अच्छा देते ही होंगे। और इसका इफेक्ट भी होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है, इसलिए वो एडमिशन भी लेते हैं। लेकिन फीस पर कैप लगा देगा ना AICTE, तो फिर उनका ये ब्रांडिंग करने का तरीका खत्म हो जाएगा, यानी वेबलन इफेक्ट को वो अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो लास्ट में तो राइटर एक क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो ये फीस पर लिमिट लगाई जा रही है ना AICTE के द्वारा, कितनी सही कितनी गलत है। टेक्निकली देखो वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि AICTE के एक्ट में साफ तौर पर बोला गया है कि वो आवश्यक स्टेप्स ले सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन के कॉमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए। तो टेक्निकली बोलें, लॉ के अनुसार बोलें, कुछ गलत नहीं है, वो कर सकते हैं। बट क्या मार्केट के हिसाब से सही है? राइटर कहते हैं नहीं। देखो मार्केट से बहुत फायदा होता है। अगर कुछ कॉलेजेस फीस इंक्रीज करते हैं तो वो कुछ तो इनोवेटिव करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन फीस लिमिटेड हो जाएगी ना तो फिर वो अच्छा नहीं कर सकेंगे और इनोवेशन खत्म हो जाएगी। अगर कुछ गाइडलाइंस देनी ही है तो AICTE ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकती है और स्टेट लेवल पे कमेटी गठित की जा सकती है रीजनल कॉलेजेस में फीस तय करने के लिए। ये इससे जो हमारा फेडरलिज्म है वो भी मजबूत होगा। अगर स्टेट लेवल पे जो कमेटीज हैं वो स्टेट के अंदर आने वाले कॉलेजेस की फीस के मानक तैयार करेगी, मतलब AICTE चाहे तो ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकती है फीस से संबंधित, लेकिन कैप वगैरह ना लगाए सीधा सीधा, मतलब सीधा सीधा एक थ्रेशोल्ड नहीं लगाए कि आप 10 लाख से ज्यादा फीस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमने पूरा टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो खेती से संबंधित है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल ये है, डायरेक्ट पैडी की बिजाई होनी चाहिए। बिजाई मतलब बीज जो बोए जाते हैं ना उसको बिजाई बोलते हैं, सोइंग इंग्लिश में। GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो वो किसान जो राइस को उगाते हैं ना, वो जितनी राइस को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना उससे कहीं गुना ज्यादा पानी का यूज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 45% ज्यादा। अगर 1 यूनिट पानी चाहिए तो 1.4 यूनिट पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ना किसानों को एक मिथ है, मतलब गलत धारणा है उनके अंदर कि पैडी जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है। मतलब पैडी उगाने के लिए आपको खेत में हमेशा पानी रखना ही होगा, हमेशा खेत जो है पानी में डूबा हुआ होना चाहिए तभी पैडी उगेगा, अदरवाइज नहीं उगेगा। लेकिन राइटर कहते हैं ये देखो ये गलत धारणा है। गलत धारणा इसलिए है, अगर हर समय पैडी की खेती के समय खेत में पानी रहता है ना तो इससे प्लांट न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, लीचिंग की वजह से सोइल की लीचिंग हो जाती है। पेस्ट और डिजीज प्रभावित करने लगते हैं प्लांट्स को, मतलब कीड़े मकोड़े और कई तरह के रोग लग जाते हैं। मीथेन का एमिशन होता है पैडी फील्ड से। अगर हर समय पैडी के जो पौधे हैं पानी में डूबे रहेंगे और पानी ज्यादा चाहिए तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। पंजाब में तो यूं कहते हैं हर साल ग्राउंड वाटर जो है वो 1 मीटर नीचे चला जाता है। और जब देखो पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है, पानी निकालने के लिए भी नीचे से बिजली चाहिए, डीजल चाहिए, तो उनका भी अलग से वेस्टेज है। तो इसलिए कैसे इस फेनोमेनन को कम किया जाए? बार बार बोलते हैं किसानों को मोटिवेट किया जाए कि राइस के बजाय वो दूसरी फसलें उगाएं, लेकिन किसान राइस इसलिए उगाते हैं, एक तो देखो उनको
एमएसपी मिल जाता है, मतलब सरकार एमएसपी पे फसल प्रोक्योर करती है, सरकार हर एक दाना प्रोक्योर करती है, तो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है पैडी को उगाने में, इसी वजह से वो पैडी को छोड़ नहीं पाते। तो एक दूसरा उपाय राइटर ये बताते हैं कि आप ना डायरेक्ट सीडिंग मेथड से पैडी को उगाओ। ये क्या है डायरेक्ट सीडिंग मेथड, क्या है? देखो, एक मेथड तो ये होता है, मान लीजिए पहले किसी नर्सरी में आपने बीज बोए, नर्सरी में या फिर गार्डन में या फिर कहीं पर भी बीज आपने बोए और उन बीजों से छोटे प्लांट निकले और उन प्लांट्स को आपने अपने खेत में लगा दिया। एक तो ये तरीका होता है। लेकिन डायरेक्ट सीडिंग मेथड में क्या होता है, आप प्लांट्स नहीं उगाते, आप सीधा सीड्स ही बो देते हो, खेत के अंदर ही सीधा बो देते हो, बजाय इसके कि पहले नर्सरी में पौधा उगाओगे फिर पौधे को अपने खेत में लेके आओगे। तो ये है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। आप यहां पर देखिए और क्लैरिफाई आपको होगा, इस मेथड में ना ड्राई या फिर प्री जर्मिनेटेड सीड्स को, जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित, जब बीज अंकुरित होता है, तो ड्राई या फिर प्री जर्मिनेटेड सीड्स को सीधा खेत के अंदर बो दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मशीन्स और लेजर लैंड लेवलिंग इक्विपमेंट्स की सहायता से फार्मलैंड को बिल्कुल लेवल में लाया जाता है। इसके अलावा देखो, वीड्स का जो डर होता है ना, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, उस डर को खत्म करने के लिए या फिर उस चुनौती से निपटने के लिए हर्बिसाइड्स यानी ऐसे केमिकल्स जो इन वीड्स को खत्म कर देते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड से बीज को उगाने से पहले या फिर बीज को उगाने के बाद। इस डायरेक्ट सीडिंग मेथड के ना काफी सारे फायदे हैं। एक तो कम पानी का कंजम्पशन होता है, कम लेबर की आवश्यकता पड़ती है, कॉस्ट कम आती है और लेबर बहुत बच जाती है। एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे 3540 मैन डेज ऑफ लेबर बच जाती है हर एक हेक्टेयर के क्रॉप लैंड पर। इसके अलावा फर्टिलाइजर अच्छे से यूज हो जाता है और सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। मतलब फार्मर के लिए ये विन विन सिचुएशन है। देखो, ये जो ना अभी काफी सुर्खियों में आया है, कोविड-19 के दौरान ना माइग्रेशन हो गया था वर्कर्स का, तो पंजाब में ना ऑलमोस्ट 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर पैडी की खेती हुई इसी डायरेक्ट सीडिंग मेथड से, क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं थी माइग्रेशन के कारण। तो किसानों को लगा इसी मेथड से हम बीज उगाते हैं, इसी मेथड से पैडी की खेती करते हैं, और जब उन्होंने ट्राई किया तो काफी अच्छा रिजल्ट सामने आया। तो गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे सकती है किसानों को इस प्रकार से डायरेक्ट सीडिंग मेथड से खेती करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।